आज का जो विषय है वो विषय वर्तमान समय में उत्तराखंड प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है ये विषय उस पर है। आज जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ, प्रदेशवासियों के सामने बताने जा रहा हूँ, वो सीधा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। और वर्तमान समय में उत्तराखंड की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि कल हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पुलिस मुख्यालय का अचौक निरीक्षण के लिए जाना पड़ा। जिस पुलिस मुख्यालय पर पूरे प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा है वो अब खतरे की जद में और मुख्यमंत्री को खुद वहां अचौक निरीक्षण के लिए जाना पड़ रहा है। ये बात इसलिए भी नहीं छुपती है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वर्तमान सांसद टिहरी लोकसभा, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है। अब मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो घटनाएं हुई है वो घटनाएं आप ऋषिकेश की घटना उठाकर देख लीजिए। उस ऋषिकेश की घटना में जब आम जनमानस का जोर पड़ा, आम जनमानस ने संघर्ष किया, तब जाकर वहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को हटाया गया। और ये रीति पहले से चली आ रही है। जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है उस घटना के बाद जनता का आक्रोश कम करने के लिए, जनता का आक्रोश दबाने के लिए इस प्रकार की आम कार्रवाई है, जिसमें कुछ कांस्टेबल को कहीं ना कहीं उन्हें हटा दिया जाएगा, उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, दरोगा को स्थानांतरित किया जाएगा। ये तमाम प्रकार की चीजें जनता को आक्रोश को ठंडा करने के लिए हैं। मैं मानता हूं कि पुलिस ने वहां पर गिरफ्तारियां करी, परंतु मैं ये भी सवाल करना चाहता हूं कि भाई योगेश डिमरी जी के साथ जिस प्रकार की घटना हुई, उस घटना से पहले जब भाई योगेश डिमरी और उनकी टीम ने 250 से लेकर 300 तक के पौवे पकड़े और थाने के अंदर जो माल गोदाम होता है उस माल गोदाम में जमा करवा दिए। उस माल गोदाम में जब जमा करवा दिए तो शराब माफियाओं का इतना खौफ है, शराब माफियाओं के इतने लंबे हाथ है कि वो बेधड़क बेझिझक होकर थाने के अंदर जाते हैं और वहां से उन पौवों को वापस ले आते हैं और हमारी पुलिस उनका चेहरा ताकते रह जाती है। क्या आज उत्तराखंड पुलिस माफियाओं के हाथों में खेल रही है? क्या आज उत्तराखंड पुलिस हमारे कुछ सफेदपोश जो वर्दीधारियों से गलत काम करवाना चाह रहे हैं, क्या उनके हाथ में खेल रही है? आज बड़ा प्रश्न ये है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से योगेश डिमरी जी पर हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने मुकदमा करवाया और फिर दूसरे पक्ष ने जो आरोपी, जिसे गंजे के नाम से जानते हैं, उस आरोपी की पत्नी ने जब मुकदमा करा तो उस मुकदमे में जब हमने नाम देखे तो हम भी भचकते रह गए, क्योंकि उस एफआईआर में जो नाम है उसमें कई ऐसे नाम है जो वहां घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमारी पुलिस माफियाओं के हाथ में खेल रही है। उसमें एक नाम भाई अरविंद हटवाल जी का है, एक नाम सुरेंद्र सिंह नेगी जी का है, जो लगातार समाज के लिए जो काम कर रहे हैं। क्या पुलिस का आज की डेट में ये काम रह गया है कि जो समाज के लिए आवाज उठाएगा वो कोई समाज सेवी हो, जो समाज के लिए बोलेगा, समाज के उत्थान के लिए बोलेगा, वो चाहे कोई पत्रकार हो? क्या पुलिस का ये काम रह गया कि उन पर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन पर मुकदमे चलवाए जाएं? और ये चल रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनका कहना था कि जब 112 पर कॉल की जाती है तो उसमें कोई सुनवाई उनकी नहीं की जा रही है, इसलिए ये पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, कल का अखबार में पढ़ रहा था जिसमें बड़े बड़े उसमें छापा गया कि सीएम मुख्यमंत्री धामी जी ने कानून व्यवस्था पर नाराजगी व्यक्त की है। अरे मान्यवर, किस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप इस प्रदेश के गृह मंत्री हो, डीजीपी को आपने बिठाया है, एसएसपी को आपने बिठाया है, किस पर नाराजगी व्यक्त करना चाह रहे हैं? क्या अखबारों की सुर्खियां बनने से इस प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाएंगी? आज सवाल बहुत है
और सवाल इसलिए बहुत है कि आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल अगर खड़े होंगे तो कुछ बात होगी। उत्तराखंड में कुछ दिनों पूर्व उपराष्ट्रपति आते हैं, उस दिन सभी लोग बड़ी वीआईपी ड्यूटी से बड़े बड़े यहाँ पर बैच लगाकर, पुलिस के जवान हो, इनकी खुफिया तंत्र हो, सब में एक ज्वेलर्स की लूट में 5 करोड़ की लूट हो जाती है। ये कानून व्यवस्था की ओर जा रही है। आज अगर एक ज्वेलर्स वाले को, एक दुकानदार को, एक किसी व्यक्ति को इतनी सुरक्षा प्रदेश के अंदर नहीं मिल पा रही है कि उसके साथ कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है, तो वो कैसे हमारे पुलिस पर विश्वास करेगा, कैसे इस कानून व्यवस्था पर विश्वास करेगा? ये घटना उपराष्ट्रपति आने के बाद हुई है। कुछ माह पूर्व यहाँ राष्ट्रपति जी आते हैं और राजपुर रोड से 12 से 20 करोड़ की यहाँ पर लूटपाट हो जाती है एक ज्वेलरी से। और कहीं ना कहीं जब लूटपाट होती है तो पुलिस तो बहुत छाती पीट रही है, बड़े बड़े अखबारों में, उनके अपने सोशल मीडिया के पेजों में खूब प्रचार प्रसार चल रहा है कि पुलिस ने ये कर दिया, वो कर दिया। उत्तराखंड पुलिस, देहरादून पुलिस या डीजीपी अभिनव कुमार जी ये बताएं कि उस 12 से 20 करोड़ की जो लूट हुई है उसमें से अभी तक क्या 1 रुपए की बरामदगी हुई है? कैसे विश्वास कर लेगा कोई कि इस प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसी कानून व्यवस्था के उस पर सुरक्षित रह सकता है? दूसरी बात मैं कहूं कि आईएसबीटी में जिस प्रकार से गैंगरेप हुआ है, और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बड़ा सेफ उसे माना जाता है, हमारी घर की भी कोई बहू बेटी, कोई बहन बेटी अगर कहीं जाती है घर से और आईएसबीटी तक हम उन्हें छोड़ने भी जाते हैं, जब आईएसबीटी का गेट हम एंटर कर लेते हैं, जब उन्हें वहां छोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि वो सुरक्षित जगह पर है, और वहीं बगल में चौकी होने के बाद वहां पर एक बेटी के साथ गैंगरेप हो जाता है। और वहां किस व्यक्ति की तैनाती थी, कौन वहां पर ड्यूटी रात को दे रहा था, वो चौकी के पीछे ही ऐसी घटना हो जाती है। क्या उन पर कार्रवाई हुई? क्या उनको सस्पेंड किया गया? मैं ये कहना चाहता हूं, रुद्रपुर में जो घटना हुई है, ये तमाम चीजें बता रही है कि वास्तव में प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी भी क्यों नहीं? क्या उत्तराखंड जैसे प्रदेश को आपने कुछ महीनों से एक कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे छोड़ा हुआ है? क्या यहां कोई परमानेंट डीजीपी नहीं आ सकता है? ऐसा क्यों? और मैं तो कहूंगा कि डीजीपी साहब भी इसमें जवाब दें और मुख्यमंत्री साहब भी इसमें जवाब दें। कुछ तथ्य बाद में आ जाएंगे, पर मैं अभी यह कहना चाहता हूं कि डीजीपी अभिनव कुमार जी का जब कैडर ही उत्तर प्रदेश है, तो उत्तराखंड में डीजीपी के कार्यवाहक पद के लिए उनका नाम कैसे भेजा गया? जब ऊपर से चीजें गड़बड़ा जाती है तो चीजें ऐसे ही चरमरा जाती है, ये मैं कहना चाहता हूं। और हम अगर कानून व्यवस्था पर आवाज उठाते हैं तो किसी समाज सेवी से, किसी राजनीतिक दल के नेता से हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है कि बॉबी कुमार कानून व्यवस्था पर, एसएसपी पर, डीजीपी पर सवाल कर रहे हैं। अरे हम करेंगे सवाल, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं और हमें पता है कि अगर इस प्रकार से असुरक्षा इस प्रदेश के लोगों को लगने लगेगी तो कहीं ना कहीं ये जो देवभूमि कहा जाता है, एक सुरक्षित स्थान कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं सेफ ये प्रदेश रहने वाला नहीं है। अब मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, ये सारी घटनाएं हुई, पर बावजूद इसके अभी एक प्रकरण एमएलए हॉस्टल के बाहर हुआ। उत्तरकाशी पुरोला विधानसभा के 2 युवक कुछ लंबे समय से भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं टारगेट स्थानीय विधायक हो रहे थे जिनका नाम दुर्गेश लाल जी है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लड़के वहां पर अपनी मांग को लेकर गए, तमाम प्रकार की चीजें गई, उन पर हाथ छोड़ दिए गए। एक विधायक जिसको वोट देकर जिताया गया वो हाथ छोड़ देता है, वो लड़के वहां पर से ही 100 नंबर पर कॉल करते हैं और पुलिस को सूचित कर देते हैं। पर जब तक पुलिस पहुंचती है तब तक वो खुद नेहरू कॉलोनी थाने में पहुंच जाते हैं कि हमारे साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है और हमारा जो ये एफआईआर आप दर्ज कर दो। दुर्भाग्य देखिए उत्तराखंड पुलिस का कि वो पीड़ित लोग तो उस समय से ही वहां पर पहुंच जाते हैं। उस दिन मैं भी रात को गया 11 बजे उनके, जब मैंने सुना तब तक उनका मुकदमा नहीं लिखा गया। दूसरे दिन जब मैं दिन में गया तब उनको एक रिसीविंग दी गई, पर मुकदमा आज तक नहीं लिखा गया। पर मैं यही कह रहा हूं कि क्या यहाँ की पुलिस माफियाओं और कुछ सफेद पोशों के हाथ खेल रही है? दूसरे दिन विधायक का जो निजी सचिव है, जो उनका जो पीआरओ है, वो वहां पर जाता है और उनके खिलाफ तहरीर देता है और मुकदमा लिख दिया जाता है। क्या पुलिस, जो पीड़ित पक्ष पहले गया था, उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी? बावजूद उन्होंने, जिन्होंने पीटा उनके ही ऊपर, लड़कों के ऊपर मुकदमा कर दिया। ये इस दिशा में जा रहा है
और ऐसा एक प्रकरण नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि डीएवी कॉलेज में अभी उत्तराखंड विद्यार्थी संघ के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष भाई बिट्टू वर्मा जी, इनके ऊपर कुछ युवाओं के द्वारा हमला करवाया जाता है। और हमने जब चीजें निकाली तो युवा उत्तर प्रदेश बागपत के रहने वाले थे, उन्होंने ये कहते हुए हमला करवाया, क्योंकि ये चीजें आसान हो गई है ना। पहले अशोक कुमार जी थे, हरियाणा से आए लोग, कहते थे कि डीजीपी हमारा क्या कर लोगे, और ये बात कही है, डीजीपी हमारा आप लोग क्या कर लोगे। मारा गया, मुकदमा लिखा गया, परंतु अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या ऐसी इस प्रदेश की कानून व्यवस्थाएं चलती रहेगी? और मैं कहना चाहता हूं कि काशीपुर में एक युवा आयुष रावत ने एक मीम्स बनाया था। देखो, मीम्स की दुनिया में आज तमाम प्रकार के मीम्स बन जाते हैं, हमारे बन सकते हैं, किसी दूसरे के बन सकते हैं, तीसरे के बन सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से उस एक के खिलाफ पुलिस ने षड्यंत्र करके पहने हुए जो उनके घर गए उसको उठाया और रात को उनको पीटा, मारा और उनको मुकदमा लिखाएगा, जिसमें लिखा गया कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फर्जी आईडी बनाकर प्रदेश सरकार के मुखिया की सरकार की छवि धूमिल की है। नंबर एक बात, उसने कोई फर्जी आईडी से कोई पोस्ट नहीं डाली है, उसने अपने आईडी से पोस्ट डाली है, जिसका नाम ए बॉय फ्रॉम उत्तराखंड था। उसने पोस्ट डाली है पर फर्जी आईडी बनाकर नहीं। और पुलिस क्या लिख रही है कि फर्जी आईडी बनाकर बिना उसके आप कर दे रहे हो। दूसरी बात लिख रहा है कि सरकार के मुखिया को फर्जी वीडियो के माध्यम से कामचोर कहा गया है, ये पुलिस कह रही है। और मैं कहूं धामी जी, अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं कहूं तो कामचोर इसलिए हो कि आपने 1 साल पहले गैरसैंण सत्र में युवाओं के मुकदमे वापस लेने की बात कही थी, भरी सभा में बाबा केदार की सौगंध खाई थी। आज वो युवा, कई लोगों का चयन पीसीएस में हो चुका है, कई, क्योंकि वो पढ़ने वाले युवा है, कई लोगों का पुलिस में हो चुका है, कई का पटवारी में हो चुका, पर उनके मुकदमे वापस नहीं हुए। कामचोर तो हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब अगर आप कामचोर नहीं बनना चाहते तो क्यों अपनी कुछ कार्रवाई पर क्यों अमल नहीं करते हैं? अब मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विकेश नेगी, जिन्होंने तमाम प्रकार के घोटाले उजागर किए, वो घोटाले या देहरादून के प्रथम नागरिक मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ हो, वो घोटाले यहाँ के मंत्री गणेश जोशी जी के हो, या इसके अलावा और तमाम घोटाले जब उन्होंने उजागर किए तो सरकार का दायित्व तो बनता था कि उस पर जांच बिठाई और कार्रवाई की जाए। परंतु इन्होंने कानून जो है उसकी परिभाषाएं बदल जाती है। सामने देखा जाता कि कौन व्यक्ति है, कोई रसूखदार है, कोई नेता है, कोई सिफारिश वाला है, या कोई बहुत बड़े पैसे वाला है, तो उनके लिए कानून की परिभाषा बदल जाती है। सामने देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है, जो आवाज उठा रहा है, तो उसके लिए कानून की व्यवस्था जो परिभाषा बदल जाती है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि क्या विकेश नेगी को जिला बदर करने वाला जो आदेश था क्या सही था, और अगर सही होता तो क्यों खारिज हो जाता। आज विकेश नेगी जी वापस देहरादून आ गए हैं, और आपने देखा होगा कि विजिलेंस ने किस प्रकार से कहा कि हमें आदेश दीजिए और हम यहाँ पर गणेश जोशी जी की संपत्ति का पूरा वो खंगालना चाहते हैं। परंतु हमारी सरकार आज भी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को अखबारों की सुर्खियां बनाने के बजाय उसे ठीक करने का काम नहीं कर रही है। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये सारी घटनाएं हुई हैं, और जिस प्रकार से, मैं एक मामला आपको बताना चाहूंगा, लगातार 2 दिन में 2 मुकदमे हुए हैं। पहला मुकदमा भाई बिट्टू वर्मा पर हुआ है। वो मुकदमा इसलिए हुआ है कि इन्होंने पिछले साल एक नकल रोधी कानून लाया था, और नकल रोधी कानून इसलिए लाया था कि कोई परीक्षा माफिया, कोई मास्टरमाइंड अगर युवाओं के रोजगार को बेचने का काम करेगा या उसको प्रभावित करने का काम करेगा तो आता उसके 10 दिन बाद बड़कोट के एक युवा पर पेपर की सील फटी हुई है। दूसरा मुकदमा कोई माफिया के खिलाफ तो नहीं होता, परंतु बिट्टू वर्मा के खिलाफ जरूर हो जाता है, क्योंकि बिट्टू वर्मा फेसबुक में यह पोस्ट लिखता है जिसमें लगभग 50-55 लाइक होंगे। यह पोस्ट लिखता है कि हमारे जो वर्तमान में एसआई भर्ती चल रही है उसमें कुछ अनियमितताएं सामने आ रही है, और जो लंबाई और सीना के माप जो पे उसमें कुछ चीजें सामने आ रही है। वो इसलिए लिखते हैं कि उनके पास तो एविडेंस है। जो बच्चे बाहर हुए हैं जिनकी हाइट 1.65 थी और 1.60 में जिनका सिलेक्शन होना था, उनको बाहर किया गया, ये रिसीविंग आयोग की है।
बिट्टू वर्मा तो इस आधार पर पोस्ट लिखते हैं कि भाई गलत हो रहा है, और देहरादून के एसएसपी आदेश देते हैं कि मुकदमा कर दीजिए। किस आधार पर? और ये उस अभ्यर्थी को वहां से गेट पास से अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, ये उसका एडमिट कार्ड है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तथ्यों के आधार पर भी लिखी गई चीजों को, शंका व्यक्त करने वाली चीजों पर कैसे तुम नकलरोधी कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं? अजय सिंह जी आज भले ही देहरादून के एसएसपी हैं, पर जब वो एसटेप में हुआ करते थे तो हमने कई चीजें दी। हमने परीक्षा माफिया की कौन सी तिजोरी है, कौन से तिजोरी में पैसा रखा हुआ है, हमने वहां तक का एड्रेस दिया। क्या आपने उन पर उन चीजों को खंगाला? क्या उस पैसे को कब्जे में लिया? जब आप उन पर कार्रवाई नहीं कर पाए तो आज 2 दिन में 2 मुकदमे उन लोगों पर हो जाते हैं जो कि परीक्षा के बारे में फेसबुक पर लिखते हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और इनके खुद के विभाग के लोग, इनके खुद के विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने कई बच्चों को, मुझे लगता है कि इसमें बड़ा गोलमाल है, बड़ा झोलमाल है, क्योंकि ये जो तथ्य हैं जिसको राम भाई आपको बताएंगे और वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे और पूरा उसके कागजों के माध्यम से भी बताएंगे कि किस प्रकार से इनके विभाग के लोग मेहनती बच्चों को बाहर करने में तुले हुए हैं। ये आप इसको शुरू कर दीजिए और किस प्रकार की चीजें एक बार मीडिया से। बिल्कुल बॉबी भाई, आपने जिस तरीके से चीजें को बताया। मेरे हाथ में फिलहाल 2 एडमिट कार्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 2 एडमिट कार्ड हैं। साल 2021-22 उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है और ये 2 एडमिट कार्ड हैं। एक एडमिट कार्ड है कुलदीप कुमार, ये बेरोजगार हैं और हरिद्वार के हैं, इन्होंने ये इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। दूसरा एडमिट कार्ड मेरे हाथ में है विपिन गिरी का, ये भी हरिद्वार में है और साल 2021 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सम्मिलित हुए थे। अब जब ये दोनों लड़के फिजिकल देने के लिए जाते हैं तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि फिर इनके साथ क्या होता है और कैसे हम क्यों जो है इस भर्ती पर लगातार जो है हम बातें कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको जरा गौर से देखिएगा कि इनकी कार्यप्रणाली और इनके कहने फर्जी मुकदमे कैसे जो है युवाओं पर कर रहे हैं और खुद इनकी कितनी साख जो है। ये देखिए आप, हाँ, ये आप अगर साइड में देखेंगे कुलदीप कुमार है, ये कुलदीप कुमार है। थोड़ा साउंड हो जाएगी, एक मिनट, थोड़ा साउंड। कुलदीप कुमार ने कितने यहाँ पर चिनअप किए हैं आप सबने देख लिया, कितने चिनअप किए हैं? 10 चिनअप किए हैं, यानी कि 10 × 2, एक चिनअप के 2 नंबर होते हैं। और कुलदीप कुमार ने पूरे जो है इनको 20 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन वहां पर मौजूद अधिकारी इनको सिर्फ 10 नंबर देते हैं, मतलब 5 चिनअप के नंबर देते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें कुलदीप कुमार ने पूरे 10 चिनअप किए हैं। अब मैं आपको एक दूसरा वीडियो दिखाता हूं उसी दूसरे सेंटर का, हरिद्वार का। जरा इस वीडियो को आप देखिए। ये विपिन गिरी है, हरिद्वार के सेक्टर 86 सेक्टर 4 बीएचएल हरिद्वार के। आपने देख लिया होगा। तो जब विपिन गिरी ने भी जो है 16 फीट की जंप मारी थी, लेकिन इनको दिखाया गया है 14। जब ये दोनों लड़के जो है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का सिलेक्शन तय था अगर इन दोनों को ये नंबर मिल जाते। विपिन गिरी की अगर मैं बात करूं तो विपिन गिरी को 157.83 अगर इसका सिलेक्शन होता तो आज ये भर्ती होते। इसी तरह कुलदीप कुमार है, 148 नंबर कुलदीप कुमार के थे। अगर इसको 10 नंबर मिलते तो इसके नंबर होते 158.9 नंबर, और मेरिट जाती है 157 ओबीसी की, यानी कि कुलदीप कुमार का भी सिलेक्शन था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती साल 2021 में। अब सबसे बड़ा सवाल है इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जब ये अभ्यर्थी जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो सबसे पहले वहां पर जो अधिकारी होता है वो कहता है, ये लोग कहते हैं अधिकारी से कि भाई हमारे नंबर पूरे हैं और हमने पूरी तरीके से चिनअप और लॉन्ग जंप की है। तो अधिकारी वहां पर कहता है कि आप भर्ती में रुकावट डाल रहे हैं, आपको जेल के अंदर डाल देंगे। आप जो है भर्ती में जो मुकदमे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो है जेल पहुंचा दिया जाएगा।
इसके बाद ये बच्चे जो है फिर भी हार नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, एक आरटीआई लगाते हैं। अब जब ये आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई जो है पूरे 56 दिन बाद ये आरटीआई का जवाब देते हैं और इनको सीडी दी जाती है। लेकिन जो सीडी दी जाती है वो सीडी अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे। वो सीडी देखिए आप, ये सीडी इनको दी जाती है, टूटी हुई सीडी पूरी। अब बताइए इसमें कैसे वो देखेंगे कि मेरा जो फिजिकल है वो कैसे हुआ, क्या हुआ। इसके बाद फिर ये अभ्यर्थी हार नहीं मानते हैं और 56 दिन के बाद फिर से 30 दिन बाद फिर से एसएसपी हरिद्वार के पास जाते हैं और वहां पर फिर इनको जो है बड़ी मशक्कत के बाद इनको जो है सीडी दी जाती है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं उसके बाद जो है फिर ये डीजीपी उस समय जो हुए थे साल 2021 में अशोक कुमार जी के पास जाते हैं और अशोक कुमार जी उसके बाद जांच कमेटी बैठाते हैं। जांच कमेटी बैठती है और उसके बाद यहां पर जो आरोपी थे एक तरह से जिनको धुतकारा गया, इसमें श्री बहादुर सिंह चौहान है, पुलिस उपाधीक्षक हरिद्वार, ये चिनप के समय मौजूद थे। चिनप कुलदीप कुमार उसके समय मौजूद थे और सारे जो अधिकारी थे उस वक्त के उन सबको वहां पर बुलाया जाता है और उनको सिर्फ फटकार कहने का मतलब है सिर्फ बात को दबाने के लिए ये कहा जाता है कि आप जो है जाइए, जो बच्चे हैं इनको जो है आप इसके बाद फिर ये लोक सेवा आयोग को जो है पुलिस मुख्यालय लोक सेवा आयोग के ये सारे 2 पद कहने के लिए भेजता है कि इनको भर्ती कीजिए। लेकिन लोक सेवा आयोग ने आज तक पूरे 1.5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 1.5 साल बाद भी इन 2 अभ्यर्थियों को जो है मौका नहीं मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जब इतने होनहार बच्चे हमारे पास हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, इतने जो है बेरोजगार हैं इस प्रदेश में, तो क्यों जो है ऐसे बेरोजगारों के साथ जो है बार बार अन्याय किया जाता है। तो ये जो सबूत है ये हमने आपको दिखाया। बाकी बॉबी भाई आप। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज पोस्ट करने पर चिंता है कि परीक्षाएं पारदर्शी परीक्षा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये साक्ष्य है जिसमें देख रहा है कि एक बंदा 16 फीट कूदा है, जिसमें दिखा जा रहा है कि एक बंदे ने 10 चिनप मारे हैं, तो क्या इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा होगा या नहीं? ये डीजीपी जी से प्रश्न है, यहाँ के एसएसपी जी से प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी से प्रश्न है। तमाम प्रकार की जो चीजें हैं तथ्यों के साथ है, आरटीआई में मिली हुई वीडियो है, इसे आप झुटला नहीं सकते हैं। इन लोगों को न्याय देना पड़ेगा। और जो फर्जी मुकदमे जो लगाए जा रहे हैं, आप देख लीजिए कि एक ड्रीमर्स इंस्टीट्यूट के बाहर जिस प्रकार से हमारे ऊपर भी इन्होंने जिस प्रकार से चीजें निकालने की कोशिश की गई थी, एक दरोगा 3 स्टार अपने कुर्सी पर लैपटॉप लेकर बैठता है और उस लैपटॉप में दिखाता है पत्रकार बंधुओं को, ये देखिए, वो भी कट वीडियो। क्या ये उन्हें शोभा दे रही थी या क्या इनके कार्य क्षेत्र में ये आता है कि आपके पास पूरी 4 घंटे की डीवीआर है, उस डीवीआर को किनारे करके आप लैपटॉप में कट वीडियो चला दो? तो आप लोगों का तो सारा जो तंत्र मंत्र है वो ये चाहता है कि बदनाम करें, मुकदमे करें, डराएं, आवाज चुप कराएं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आवाज उनकी चुप होती है जो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त होता है, जो खुद गलत होता है। तुम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? मुकदमे डाल सकते हो, जेल डाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे गुंडों से जिन माफियाओं के चुंगल में या जिन माफियाओं के इशारों पर तुम नाच रहे हो उन माफियाओं से हमले करवा सकते हो। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? और सच्चाई तो छुपेगी नहीं। मैं इन तमाम प्रकरणों को जिन्हें लाया हूं, वो प्रकरण काशीपुर से लेकर देहरादून हरिद्वार तक के जितने भी प्रकरण हैं, वो फर्जी मुकदमों से लेकर सफेद पोशों की हाथापाई से लेकर तमाम भर्ती घोटाले वाले जो प्रकरण हैं, इन तमाम प्रकरणों के लिए मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर आपका इंटेलिजेंस भी है, इस बात को बिंदु पर आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, अपने शासन तक पहुंचाइए कि इन बिंदुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यही मैं कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को ठीक करना जरूरी है। अखबारों की सुर्खियां बनने की बजाय जब काम करेंगी और आम जनमानस, हम जैसे लोग भी, आप जैसे पत्रकार बंधु भी उसमें सहयोग करेंगे तो जरूर कानून व्यवस्थाएं ठीक होगी। परंतु अगर इस मकसद से आप चाहते हैं कि आप माफियाओं के हाथ खेलते रहो तो कानून व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी। स्पष्ट रुख अपनाना पड़ेगा उत्तराखंड पुलिस को भी, उत्तराखंड सरकार को भी। तो मैं इन्हीं बिंदुओं के साथ कहना चाहता हूं कि ये सारे बिंदु मुख्य बिंदु हैं, बड़े गंभीर बिंदु है, इन पर बात होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।